एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गृह प्रबंध में यानी कि होम मैनेजमेंट में आंतरिक एवं बाह्य गृह सज्जा के बारे में। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट हमारे सिलेबस में। हम लोगों ने बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं होम मैनेजमेंट से रिलेटेड यूनिट में। अभी सिर्फ हमारा यही टॉपिक रिमेनिंग है, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी जो आपका जो प्लानिंग है, आपका बाकी जो आपका एक कंपोनेंट बकाया है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम जो इवेल्युएशन के टाइप वाला जो टॉपिक है उसको भी हम कवर अप करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो दैट कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चन पेपर में आती हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। और इसीलिए पहले आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पार्ट 1 पर, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसके आने वाली भी कई पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक एवं बाह्य गृह सज्जा। घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सिर्फ दीवार और जो ईंट और सीमेंट से जो बिल्डअप किया जाता है वो सिर्फ एक ढांचा या स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से कि ह्यूमन बॉडी के लिए उसका स्केलेटन सिस्टम यानी कि उसका जो ये हड्डियों का जो ढांचा है वो एक तरीके से एक फ्रेमवर्क का काम करता है, उसी तरीके से ये दीवारें हमारे घर के लिए एक फ्रेमवर्क का काम करती हैं। पर उसको किस तरीके से सजाया जाए, किस तरीके से उसको हमारी पर्सनैलिटी को सूट करते हुए डेकोरेट किया जाए, लोगों को अट्रैक्टिव कैसे दिखाया जाए घर को, और साथ में ही हमें कैसे अपने ही घर में पीस, एनर्जी और लव, अफेक्शन और ये जो एक बॉन्ड है वो कैसे क्रिएट हो, ये सारी चीजें हम आंतरिक और बाह्य सज्जा के द्वारा क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। हर एक व्यक्ति के घर में जब हम घुसते हैं तो हमें एक वाइब्स मिलती हैं। जैसे कि किसी किसी के यहाँ पर बुक्स से बहुत लगाव होता है, तो हम देखेंगे कि जो उनकी वार्डरोब्स हैं या फिर उनकी जो डेकोरेशन की चीजें हैं उनमें बुक से रिलेटेड या कोटेशंस, इस चीजों को ज्यादा इंक्लूड किया गया है। अगर आप कहीं कहीं देखेंगे तो कहीं कहीं एस्थेटिक सेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पर आपके फ्लावर्स को, नेचर को, इन चीजों को ज्यादा फोकस किया गया है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को जानवरों से बहुत प्यार है, तो आपको हॉर्स के, हिरन के, इन सब के फोटोग्राफ्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना अपने जो पर्सनैलिटी होती है, जो अपना टेस्ट होता है, वो उनके फैमिली में आपके होम को देख के पता चलता है। उसके दीवारों का कलर कैसा है, कि अगर बहुत एग्रेसिव पर्सन है तो उसका कलर, उसका जो कलर सिलेक्शन है वो उस तरीके का होगा, और बहुत कूल पर्सन है तो वो अलग तरीके से, उसके कर्टन्स कैसे हैं, उसको कैसे डेकोरेट किया गया। बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे होम डेकोर से। तो हमारा जो होम डेकोर है वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स को और कुछ एलिमेंट्स को फॉलो किया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। गृह सजाने और संवारने की कला को हम गृह सज्जा कहते हैं, यानी कि हमें सिर्फ घर को डेकोरेट करना है, वहां पर जो चीजें हम घर में रख रहे हैं, जो यूज करें, उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो घर सुव्यवस्थित और सुंदर लगे देखने में। गृहिणी, जो ग्रामीण गृहिणियां होती हैं, जिनकी झोपड़ी होती है या कच्चे घर होते हैं, जिनको वो लीपती हैं अपने आपके गोबर से और मिट्टी को मिलाकर, तो उसको भी वो डेकोरेट करती हैं। वो डेकोरेट कैसे करती हैं? मिट्टी की दीवार पर वो चित्रकारी करती हैं। आप देखते होंगे कि कलर से बेल बना देना, वहां पर कुछ कुछ चीजें डेकोरेट करना, अल्पनाएं बनाना, ये सारी चीजें भी होम डेकोर के अंदर ही आती हैं, क्योंकि उनकी जो टेस्ट है, उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी है, इसीलिए वो इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करती हैं। और ये फॉर्म जो होता है डेकोरेट करने का, दीवारों को बेल से और फूलों से, इसे हम म्यूरल कहते हैं। तो आपको ये टर्म याद रखना है। सजावट या विन्यास शब्द का प्रयोग चित्रकारी, मूर्तिकला, काष्ठकला, हस्तकला, शिल्पकला, नृत्य कला आदि में प्रयोग किया जाता है। मतलब सजावट ये नहीं है कि सिर्फ घर की सजावट को हम सजावट कहते हैं। आपकी शिल्प कला हो सकती है, नृत्य कला हो सकती है, मूर्ति कला हो सकती है, या फिर चित्रकारी, काष्ठकला, किसी भी फॉर्म को आप सजावट या विन्यास शब्द उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं।
ये विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो दूसरों को प्रभावित करती है। हम अपने घर को जैसे भी सजाते हैं वो हमारे फीलिंग्स की, हमारे थॉट्स की एक्सप्रेशन होता है कि हम दूसरे लोग हमसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। कभी कभी किसी किसी के घर में जाके बहुत ही शांति फील होती है, क्योंकि उनके घर में स्पिरिचुअल जो वाइब्स हैं वो ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का नेचर ऐसा है और उन्होंने अपने घर को मेंटेन इस तरीके से किया हुआ है। जिस सजावट में वस्तुओं में आपस में मेल, संतुलन, अनुपात तथा लय का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यह सजावट चित्ताकर्षण एवं सुंदर दिखाई पड़ती है। मतलब जो भी चीजें हम वहां पर डेकोरेशन में यूज करते हैं उनमें मेल हो, संतुलन हो, अनुपात को, लय को, इन सारी ही चीजों को जब ध्यान में रखा जाता है तो वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, आपको सुंदर दिखाई देने लगती है। कमरों को सजाने के पूर्व सजावट के कुछ सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। आपके, चाहे आप अपने कमरों को सजा रहे हैं या फिर आप एक्सटीरियर पर वर्क कर रहे हैं, आपको जो सिद्धांत हैं सजावट के, यानी कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 तरीके के होते हैं। बेसिकली आपसे अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो आप यहाँ 5 बताएंगे, लेकिन आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको कई तरीके के, लगभग 10 तरीके के प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको याद रखने हैं ये 5, ये मेन 5 होते हैं। पहला है अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन, दूसरा है लय यानी कि रिदम, तीसरा है अनुपात यानी कि हार्मोनी, चौथा है हमारा संतुलन यानी कि बैलेंस, पांचवा है हमारा बल या दबाव जिसे हम एम्फेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या फिर इन 5 कंपोनेंट से मिलकर हम किसी भी वस्तु को सजाते हैं। ये हमारी किसी भी डिजाइन को जज करने के भी 5 पॉइंट्स हो सकते हैं। इन 5 पार्ट्स को नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई भी डिजाइन जो होती है उस पर हम ये देखते हैं कि ये इसमें ये 5 चीजों को, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को आधार बनाकर काम करते हैं तो वो किस तरीके की देखने में मिलेगी, वो कैसी लगेगी, क्या वो अट्रैक्टिव होगी, वो ज्यादा मतलब हमारा ध्यान आकर्षित करेगी या नहीं करेगी। तो इसीलिए इन 5 जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अनुपात, या जिसे हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जैसे अगर हम लोग इंग्लिश की, हमें बचपन में कॉपी दिखी, लाइनिंग वाली कॉपी आती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, हम जब लिखते थे अपनी राइटिंग को तो उसमें हमें प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता था कि हमें बी 3 लाइन्स में लेना है, ए सिंगल लाइन में लेना है सेंटर में। तो ये एक प्रोपोर्शन है। उसी तरीके से जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि पेड़ जो है वो घर से बड़ा होगा, तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से घर में भी प्रोपोर्शंस का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि दरवाजे और खिड़कियों के साइज का ध्यान रखना है हमको देखना है कि पेंटिंग्स को हमें किस फॉर्म में लगाना है। अगर हमारा कमरा बड़ा है तो हमें किस तरीके के सोफे लेने हैं, अगर हमारा कमरा छोटा है तो हमें बहुत हैवी सोफे नहीं लेने हैं। हमारे कर्टेन, अगर हमारा कमरा छोटा है तो हमें हल्के कर्टेन्स लेने हैं, शेयर कर्टेन्स से भी हमारा काम चल सकता है। और अगर हमारा कमरा काफी बड़ा है और नेचुरल लाइट एक्सेसिवली आती है तब हमें हैवी कर्टेन्स की जरूरत होती है, जो मोटे होते हैं और जो हैवी होते हैं, देखने में जो कमरे को थोड़ा खालीपन को काटे कमरे के को। इस तरीके के हमें अनुपात का ध्यान रखना होता है। अनुपात के द्वारा 2 चीजों के बीच में हम कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हर पार्ट एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। इसके लिए इसका अनुपात या फिर प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है। मतलब कमरे में अगर 4 चीजें रखी हैं तो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें अलग अलग भागेंगी, आपने अपने कमरे में जो है वो रखा हुआ है ज्योमेट्री के शेप्स का सोफा सेट, जिसमें आपका जो कवर है उसका वो ज्योमेट्री शेप्स का है, और आपने साथ में ही रख दिए हैं बहुत सुंदर से फ्लावर्स डेकोरेशन में, तो और साथ में आपने लगा दिए हैं भागते हुए घोड़े, तो सारी चीजें बहुत ही जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। आप उसमें जो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगी, एक दूसरे से अलग अलग बिखरी हुई दिखाई देंगी। तो इसीलिए कोई भी घर जिसमें खिड़की आदि का अनुपातिक अच्छी होती है, अनुपात जिसमें अच्छा होता है, वो देखने में अच्छा लगता है। जिस घर में चीजों को इंटरलिंक करके हम लोग सजाते हैं तो वो घर अच्छा लगता है। जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन होता है हमारा, जब किसी भी डिजाइन को बनाया जाता है तो उसमें स्थान को, उसकी बनावट को ध्यान दिया जाता है। जैसे
जैसे कि आप कोई भी जो हमारे किसी भी चीज में अगर आप मूवमेंट शो करना चाहते हैं, तो मूवमेंट शो करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उसमें एक लय बिठाते हैं, एक रिदम को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने अपने कमरे को में सामान रखा है, तो सामान इस हिसाब से होना चाहिए कि आपके कमरे में कुछ हिस्सा खाली हो और कुछ हिस्से में सामान हो, यानी कि सिर्फ आप सामान सामान रख देंगे और सिर्फ निकलने की जगह बचेगी रूम में से, तो वो आपका प्रोपोर्शनेट रूम नहीं होगा। जैसे कि 2:3 के रेशियो में आप अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी फ्लोरिंग और आपकी जो आपने बेडिंग की है और फ्लोरिंग की है, उन दोनों में 2:3 का रेशियो हो सकता है, 3:5 का रेशियो हो सकता है, 5:8 का, या फिर 8:13 का। इस तरीके के डिफरेंट रेशियोज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपने फ्लोर में और आपने जो अपने फर्नीचर यूज किया है उसके रेशियो में, या फिर अपने रूम को डेकोरेशन करने के रेशियो में, इनमें इन चीजों को हम फॉलो करते हैं। अब हम प्रोपोर्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएटिंग इंटरेस्ट थ्रू स्पेस रिलेशनशिप। आप स्पेस के संबंधों को मतलब जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर और आपके फ्लोर, इन दोनों ओपन एरिया में और फ्लोर के ओपन एरिया में और फर्नीचर के एरिया में आप प्रपोर्शन कर सकते हैं। उनके रिलेशनशिप में क्रिएट करके उसमें कितना हमें अनुपात रखकर हम कितना इसमें इस तरीके से आप अपने प्रपोर्शन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसका डिवाइडिंग द स्पेस इनटू 2 इंटरेस्टिंग पार्ट्स। मतलब आप अपने कमरे को, बहुत बड़ा कमरा है तो 2 इंटरेस्टिंग पार्ट्स में डिवाइड करके भी आप उसमें प्रपोर्शन क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारी ही चीजों को एक साथ एकदम रख दें, तो वो उसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आप उसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से आप दोनों ही पार्ट्स का एम्फेसिस अलग अलग रखेंगे। फिर है डिवाइडिंग द स्पेस इनटू 2 और मोर इंटरेस्टिंग पार्ट्स। मतलब 2 या 2 से ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स भी रख सकते हैं। जैसे कि कहीं पर एक पेंटिंग एम्फेसिस कर दिया आपने दीवार पर, कहीं पर आपने एक बहुत अच्छा फूलदान आपने इंटरेस्टिंग कर दिया, एक एक दीवार पर आपने, या फिर फोटोग्राफ्स लगा दिए अपनी फैमिली के, या फिर कैसे भी, तो वो एक तरीके से एम्फेसिस का रीजन बन जाएगी, तो पूरे कमरे पे से ध्यान हटकर उस जगह पर जाएगा। अरेंजिंग ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन कवर एरिया। मतलब आपने जो भी जितना भी एरिया अपना कवर किया है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से ग्रुपिंग करना उनकी, कि वो अरेंज लगे और प्रोपोर्शनेट दिखाई दें। प्रोपोर्शन आप लाइंस के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ऊंची छत वाले रूम में, जो ऊंची छत वाले रूम होते हैं उसमें आप वर्टिकल्स लाइन, यानी आप उसमें तिरछी लाइनों को यूज करके आप अपने कमरे की जो हाइट है उसको छोटा करके दिखा सकते हैं, और उसमें आपको जो रूम की हाइट है वो भी कट करने का ऑप्शन मिलेगा, और साथ में ही आपको प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका कमरा बहुत ऊंचा है तो इससे आपकी जो वो स्पेस है वो कवर हो जाएगा। अगर आपका कमरा छोटा है, सीलिंग आपकी नीचे है, छत नीचे है, तो अब आप अपनी जो खड़ी हुई लाइन होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं अपने घर को, अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। आप अपने जो कमरे में चित्र लगाते हैं, चित्रों को उस बराबर दूरी पर लगाएं। इससे भी आपके जो प्रोपोर्शन है वो भी रूम में देखने को मिलता है। आप जैसे किसी भी रूम का रेशियो होता है, फॉर एग्जाम्पल 8/10 रखा जाए, तो टेबल जो है वो 1.5 बाय 2.5 की हो सकती है। इस सही जो माप होता है उस अनुपात में अगर हम रखते हैं चीजों को, तो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो देखने को मिलता है, और रूम हैवी नहीं लगता और बहुत ही सूदिंग लगता है देखने में। नेक्स्ट हमारा आता है मूवमेंट या फिर लय। मूवमेंट या फिर जो लय होती है वो अपने रूम में हमेशा क्रिएट करते हैं हम अपने रूम में, कि हमारे रूम में कैसे सामान को रखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने डोर से घुसते ही अपना बेड रख दिया है, बेड के बाद आपने अपनी टेबल्स रखी हैं, वहां पर आपने अपने लिए एक स्पेस रखा है खाली, उसके बाद आपकी अलमीरा है। तो ये आपके रूम में कोई मूवमेंट या फिर आपके लय को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि कमरे में घुसते ही आपको एक भारीपन देखने को मिलेगा। तो जब हम होम डेकोर करते हैं, हम डेकोरेशन करते हैं, तब इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से कमरे में एक लय को उत्पन्न किया जाए, कि हम कैसे हम अपने रूम में हार्मनी क्रिएट करें, जो प्रोपोर्शन है उसको सही रखें, सो दैट हमारे रूम में एक जो मूवमेंट है, एक रिदम है,
जिसे हम लय को हम इंग्लिश में रिदम भी कहते हैं और मूवमेंट भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है निरंतरता दिखाई देती है। जो रिदम होती है वो बहुत अच्छा एनर्जेटिक और गतिशील सिद्धांत है। मतलब आपको अगर किसी भी चीज में एनर्जी और मूवमेंट शो करना है तब रिदम का यूज किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि फीलिंग ऑफ यूनिटी आपको देखने को मिलती है। मतलब इसमें कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है। इसीलिए आपका जो रिदम है वो हमारे रूम को एक सार करने के लिए हेल्पफुल होता है। गोल्डस्टीन ने कहा है, कला में लय का अर्थ रेखा स्वरूप रंग द्वारा ऐसी व्यवस्था है जिस पर हमारे नेत्र गति करते हैं वह लय से संबंधित होते हैं। मतलब हमारे आंखों का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आगे आपको स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से रिदम हमारी किसी भी चीज को इफेक्ट करती है। रिदम के द्वारा भी हम एकता का भाव डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट डिजाइन होती है वो इसी तरीके से मूव करती है। रिदम के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो हमारा रेगुलर रिदम हो सकता है और दूसरा स्वच्छंद यानी कि वेरिएबल रिदम हो सकती है। रेगुलर रिदम जैसे कि आप ये देख रही है हमारी रेगुलर रिदम है, और एक होती है स्वच्छंद यानी कि किसी भी तरीके से मूवमेंट हो रहा है। रेगुलर रिदम जो है वो सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट या फिर रिदम है, जिसमें रेगुलर गति को हम उत्पन्न करते हैं। एक सामान को सेम कॉलम्स में रखा जाए और ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया जाए, तब ये हमारा मूवमेंट शो करती है, हमारा रेगुलर रिदम को शो करती है। और जब हमारे स्वच्छंद रिदम लय की बात हम कर रहे हैं या फिर वेरिएबल रिदम की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके की निरंतरता का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपने कई लोगों के घर के छज्जे जो देखे होंगे वो कुछ इस डिजाइन के होते हैं। इसमें क्या किया गया है, उन्होंने रिदम को तोड़ दिया। मतलब या तो ये लाइन ऐसी भी हो सकती थी, उन्होंने ये मोनोटनी न करके उन्होंने अपनी जो रिदम है उसको चेंज किया है और वेरिएबल रिदम को यूज किया है। या फिर आप देखेंगे कि कई लोगों के घर के डिजाइन्स में इस तरीके के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये आपके वेरिएबल रिदम है जो कि आपके मूवमेंट में कुछ अलग क्रिएटिविटी लाती है। कभी कभी आप जेब्रा जो कॉम्बिनेशन है, जेब्रा कलर्स का कॉम्बिनेशन है, उनको भी आप यूज करते हैं वेरिएबल रिदम के अंदर। तो हम रिदम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि उसको हम क्रिएट कैसे करें, तो हम रिपीटिशन के थ्रू कर सकते हैं। कि हम जैसे कि रिपीटिशन क्या हो रहा था, अभी इस डिजाइन में ये रिपीटिशन हो रहा था, तो हम रिपीटिशन कर सकते हैं कलर्स का, फॉर्म्स का, लाइंस का। कलर्स में जैसे कि जेब्रा कलर्स मैंने बताया, तो ये आपकी लाइन पूरी हो गई ब्लैक की, फिर आपने व्हाइट कर दिया, फिर आपने ब्लैक कर दिया, फिर आपने व्हाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप उसमें रिदम क्रिएट कर सकते हैं। और आप प्रोग्रेशन शो कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर की जो सीढ़ियां होती हैं उसमें भी एक रिदम होती है, जो कि आपकी जैसे कि सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियों का अगर हम ना रखें तो जैसे कि आपकी एक ये दीवार है आपके कमरे की और उसमें आपने इमेजेस लगानी है, तो कई लोग कैसे लगाएंगे, इस तरीके से लगाई जा सकती हैं। ये भी एक रिदम शो कर रहा है। वहीं आपकी जो इमेजेस हैं वो इस तरीके से लगाई जा सकती हैं, ये आपका वेरिएबल रिदम शो कर रहा है। वहीं यहाँ ऐसे नहीं तो कई लोग लगाएंगे प्रोग्रेशन फॉर्म में, आप इस तरीके से ऐसे लगाएंगे, तो ये भी आपकी रिदम को शो कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं जिनसे हम अपने रूम में, अपने घर में रिदम को क्रिएट कर सकते हैं। हम रेडिएशन के थ्रू भी अपने रिदम को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मध्य बिंदु से बाहर की ओर फैलता हुआ कुछ हमें दिखाई दे। अगर आप देखें तो आपके कमरे में कभी कभी क्या होता है, आप सेंटर में एक पिक्चर लगाते हैं या फिर आप वो कोई भी एक डेकोरेशन का पीस लगाते हैं, जैसे मिरर लगा दिया, फिर आप उसके चारों तरफ क्या करते हैं, आप और भी पिक्चर्स को लगा देते हैं, जिससे आपको एक रेडिएशन फील होता है कि ये चीजें इससे मतलब बाहर की तरफ निकलती हुई इस तरीके से शो होती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो रेडिएशन होता है, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, उसी तरीके से आप इसमें भी आप रिदम को क्रिएट कर सकते हैं। फिर है आप ऑल्टरनेशन का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेशन यानी कि वैकल्पिक डिजाइन का, जैसे कि आप
इस तरीके के पैटर्न्स को यूज करके आप अपनी वैकल्पिक डिजाइन्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने रूम में, अपने घर में आपके मूवमेंट को, आपकी लय को, आपके रिदम को क्रिएट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बैलेंस। बैलेंस यानी कि संतुलन। संतुलन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे रूम को कहीं ऐसा ना हो कि कमरे का एक ही कमरा केवल बहुत भारी हो जाए देखने में, और उसको देखकर हमें बहुत ही फटीक सी हो, बॉर्डम सा फील होने लगे और भारीपन आ जाए। बल्कि कमरे में या फिर अपने घर में हर एक चीज को बैलेंस फॉर्म में रखना चाहिए। जैसे कि आपके घर की खिड़कियां, आपके घर के दरवाजे, इनको बैलेंस फॉर्म में रखना चाहिए। बैलेंस का अर्थ है फीलिंग ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू पार्ट्स, यानी कि किसी भी दो चीजों के बीच में हम संतुलन को बिठाएं, एक जैसी जो चीजें हों। बैलेंस के द्वारा हम किसी भी केंद्र बिंदु को दो तरफ इक्वल अट्रैक्शन में हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक सेंटर पॉइंट, यानी कि जैसे कि आपका ये वाला सेंटर पॉइंट है, इससे आप क्या है, अगर आप एक इमेज को देख रहे हो तो ये होलसम दिखाई दे रही होगी, आपको दो जगह ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये बैलेंस्ड इमेज है जिसमें कि आपका इक्वल अट्रैक्शन दोनों साइड पर जा रहा है। जबकि आप इस इमेज की बात करेंगे तो आपको पहले क्या होगा, आप पहले इस इमेज को देखेंगे, फिर इस वाले को देखेंगे। दो पार्ट्स को अलग अलग देखना पड़ता है, जिसमें तब आपका एसिमेट्रिक बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि रूम में सिमेट्रिक बैलेंस नहीं होता है क्रिएट। ये जो बैलेंस है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति के रूम में फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं तो रूम का साइज, शेप, टेक्सचर को ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि रूम के सारे ही कॉर्नर से इक्वल वेट देखते ही हमें फील हो कि सारा जो जगह है वो इक्वल वेट को मतलब कंटेन किए हुए है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कमरे का एक हिस्सा जो है वो खाली सा, हल्का सा हमें देखने को मिले, खालीपन वहां नहीं हो। तो ये हमारा जो बैलेंस है वो क्रिएट किया जाता है। बैलेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फॉर्मल बैलेंस और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि औपचारिक बैलेंस और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक बैलेंस। फॉर्मल में क्या होता है, ये हमारा फॉर्मल है, जिसे हम सिमेट्रिकल भी कहते हैं। जब केंद्र बिंदु के दोनों तरफ समान भार होता है तो उसे हम फॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ये बैलेंस का एक फॉर्मल डिवीजन होता है। यदि किसी डिजाइन को हम हाफ पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो हम उसके दोनों तरफ इक्वल बैलेंस जो है वो शो करते हैं। ये जो बैलेंस होता है वो लग्जूरियस होता है देखने में। जैसे कि आपका ये कमरा है, आपने इसमें अपना एक बेड डाला हुआ है पिलोज के साथ में, तो आप इसमें अब सिमेट्री कैसे शो करेंगे, आप इसमें बैलेंस कैसे शो करेंगे, आप इसके जो स्टूल्स हैं बेड के वो दोनों साइड में लगा देंगे। अगर आप इसकी जगह पर सिर्फ एक स्टूल लगाएंगे तो आपका ये एसिमेट्रिकल बैलेंस होगा। इसमें आपने जो बैलेंस है उसको प्रॉपर नहीं रखा, मतलब आपने दोनों ही चीजों, अगर आपने ये लगा दिया, आपने दोनों साइड स्टूल रख दिया, एक एग्जाम्पल है ये, तो ये आपका सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। और बाई चांस आपने एक भी स्टूल नहीं लगाया तो भी आपकी सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ एक स्टूल आपने लगाया है या एक साइड टेबल लगाई है तो उससे आपकी जो सिमेट्री है या फिर जो आपके बैलेंस है वो फिनिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसमें जब हम एक सिमेट्रिकल बैलेंस यानी कि फॉर्मल बैलेंस को जब हम देखते हैं तो हमें शांति सी मिलती है। हमें इसमें एक क्लियर विजन देखने को मिलता है और एक रिदम देखने को मिलती है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि इसका केंद्र बिंदु के दोनों तरफ उन वस्तुओं के समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है जो समान नहीं है। मतलब चीजें तो व्यवस्थित हैं, आपने ये बीच की एक जो हल्की सी लाइन देख रहे हैं, इसमें देखिए चीजें तो दो हैं, समानता से आपने व्यवस्थित की हुई है, लेकिन दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। ये स्क्वायर है और ये सर्कल है। तो एसिमेट्रिकल में चीजें इक्वली रखी जाती हैं और मतलब इसमें जो दोनों तरफ उन वस्तुओं को समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है जो समान नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है। दोनों साइड समान ना होने पर भी ये इक्वल दिखाई देती हैं, ये एक जैसी नहीं है, फिर भी ये थोड़ा हमें इक्वालिटी शो कर रही है। मतलब दोनों साइड हमें बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन बैलेंस जो है वो एसिमेट्रिकल है। इसमें ज्यादा सृजनात्मकता होती है, मतलब अपनी ज्यादा क्रिएटिविटी आप शो कर सकते हो। इस वाले फॉर्म में रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आपको चीजें सिमेट्रिकल रखनी है तो सिमेट्रिकल ही रखनी है, आप उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी शो नहीं कर सकते हैं। जब आप होम डेकोर कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, तो आप
इसमें अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। इसमें जो लाइन है, टेक्सचर है, कलर है, उन सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे किसी रूम में हम एक साइड पर हैवी फर्नीचर और दूसरी साइड पर लाइट फर्नीचर को अरेंज कर दें, और हम क्या करें कि जो एक साइड एक साइड पर जो वन साइडेड सोफा साइड होता है या दीवान होता है, हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रीडम होती है अरेंजमेंट की, कि हम किसी भी तरीके से अपने सामान को अरेंज कर सकते हैं, बस वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो हम अगर हमें ऐसे ही बैलेंस क्रिएट करना है, तो हमें किन किन बातों का फिर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि थीम, एक हमें थीम को फॉलो करना चाहिए, थीम चेंज नहीं करनी चाहिए। बैलेंस जो है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को शो करता है, तो हमें ये देखना चाहिए हम जिसके लिए रूम डेकोरेशन कर रहे हैं वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। अगर उसे सिमेट्रिकल चीजें पसंद है तो हमें उस तरीके से डेकोरेशन करनी है, अदरवाइज हम सिमेट्रिकल में अपना क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। यदि अगर हम अगर हमें सिमेट्रिकल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, वैसे ज्यादा हमें अच्छी लगती हैं, तो हम उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन और इन सब चीजों को यूज करके उस चीज को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक हमारा होता है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस क्या होता है कि जो चीज है वो एक केंद्र बिंदु की तरफ आती हुई दिखाई देती है। इसमें जो भी कोई भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप देखें एक सर्कल है, अब इसमें आप इस चीजों को कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि आपको ये सारी चीजें एक केंद्र बिंदु की तरफ आती हुई दिखाई दे। तो ये हमारा होता है रेडियल बैलेंस। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ बैलेंस, जिसमें अरेंजमेंट सेंटर से होता है, मतलब आपको केंद्र बिंदु को मुख्य बिंदु बनाना जाता है। मिडल ग्राउंड फोर्स या फिर पॉइंट पर एक जो है हमारा बैलेंस क्रिएट होता है। इसमें बाहर से अंदर की तरफ आता हुए चीजें हमें दिखाई देती हैं। जैसे आपने कई बेडशीट्स पर भी देखा होगा, इस तरीके की डिजाइन्स बनी हुई होती हैं जो कि आपके रेडियल बैलेंस को शो करती हैं। ये जो बैलेंस है, इसके थ्रू हम बहुत सारे ये तो हमारे 3 टाइप हो गए बैलेंस के। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 2 टाइप बताने होंगे। जब एग्जाम में पूछा जाए कि संतुलन या बैलेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। लेकिन कभी कभी 2 अगर आपको ऑप्शन में ना मिले, तब आप इसको 3 में भी ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने बात कर ली फॉर्मल इनफॉर्मल की और हमारे रेडियल की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने दबाव की, यानी कि हमारी बल की। हम एम्फेसिस कैसे करते हैं चीजों को, किस तरीके से एम्फेसिस हम लोग किस तरीके से करते हैं। ये हमारा दबाव हमारा लास्ट है प्रिंसिपल्स में। किसी भी चीज को ज्यादा फोकस करने के लिए, किसी भी चीज को ज्यादा अट्रैक्टिव शो करने के लिए, कि हमारे रूम की अगर कोई, जैसे हमारे रूम में कोई कमी भी है, तो उसको छिपाने के लिए हम किसी एक पोर्शन को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि उस चीज पर हमारा ध्यान ना जाए। तो वो एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए हम इंटीरियर का यूज करते हैं। एम्फेसिस को हम उत्साहवर्धक तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल में दिखने वाला सिद्धांत है, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पर ध्यान जाता है जिसमें। तो इसमें कोई भी एक चीज अन्य चीजों की जो इम्पोर्टेंस है उसको लिटरली कम कर देती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पर बहुत सारे टमाटर हैं, लेकिन इसमें एक ग्रीन टमाटो को रख दिया गया है, जिससे कि दबाव या एम्फेसिस शो हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान इधर ग्रीन टमाटो पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ चीज अलग है जो कि बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो टमाटोज हैं, उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है उसको कम कर रही है। इन द सेम वे हम अपने होम डेकोरेशन में भी, इंटीरियर में भी एक अच्छी डिजाइन बनाते वक्त ये क्या कर रहा है, ये लीडरशिप का काम कर रहा है। मतलब ये बाकी जो टमाटर हैं, टोमेटोज हैं, उनकी जो क्वालिटी है उनको डाउन करके एक एज अ लीडर निकल कर आ रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने रूम में भी एक लीडरशिप क्रिएट करते हैं, जहां पर हम अपने नेत्रों का ध्यान किसी एक प्राथमिक चीज पर आकर्षित कर देते हैं, जिससे कि हम बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा एम्फेसिस एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ये मतलब हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि हम कलर्स से कर सकते हैं, डिजाइन से कर सकते हैं। किसी भी चीज को, जो भी चीज नीरस लग रही है देखने में, तो उसमें उस चीज कोई कमरा अगर नीरस लग रहा है देखने में, तो उसकी नीरसता को, यानी कि उसकी मतलब उसकी जो
उसके बोरिंग चीज को हटाने के लिए हम एक डोमिनेटिंग फैक्टर को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि एम्फेसिस क्रिएट हो जाता है। और ये जो हमारा एम्फेसिस होता है वो हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ये हमें एंजॉयमेंट देता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईश्वर भक्ति में ज्यादा मतलब लीन रहने की रहते हैं, वो स्पिरिचुअल ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो अपने घर में अपने एम्फेसिस करेंगे, अपनी जो भी जिनको भी वो फॉलो करते हैं, जिस भी अपने स्पिरिचुअल नीड को जैसे भी सेटिस्फाई करते हैं, तो उन चीज़ों से अपने घर में एम्फेसिस क्रिएट कर देते हैं अपने घर की चीज़ों पर या फिर अपने रूम में। तो इस तरीके से आपका जो फोकस पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, और आप अपने उस व्यक्ति के घर में घुसते ही आपको फील हो जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार की पर्सनैलिटी का है, उसका दृष्टिकोण क्या है, और वो अपनी लाइफ को किस तरीके से रन करते हैं। जब हमें कुछ क्वेश्चंस जरूर अपने दिमाग में पुट ऑन करने चाहिए जब भी हम एम्फेसिस क्रिएट कर रहे हैं, कि हमें एम्फेसिस क्या करना है, हमें एम्फेसिस कैसे करना है, हमें एम्फेसिस कितना करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा चीज मतलब किसी एक चीज पर ध्यान दे दें तो जो एम्फेसिस है वो बहुत ओवर लगने लगे, ओवरलोडेड लगने लगे। और हमें एम्फेसिस करना कहाँ पर है, वो कौन सा प्लेस होगा। हम हर जगह पर मतलब एक एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए हर जगह पर फालतू की चीजें ऐड कर दे, फालतू की चीजें लगा दें, तो वो और भी ज्यादा मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा और इनएप्रोप्रिएट लगेगा देखने में। तो जैसे कि हम एक बड़े से कमरे में सारी वॉल्स खाली है, तो सिर्फ एक वॉल पर बुक्स को अरेंज करवा सकते हैं। एक छोटी सी आप अपने उसमें अलमीरा, वार्डरोब, या फिर एक छोटी सी बुक्स की लाइन क्रिएट करवा सकते हैं, रखवा सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ प्रिंटिंग करवा सकते हैं, वहां पे पेंटिंग करवा दें, या वॉलपेपर लगवा सकते हैं, या फिर कोई एक सिर्फ सिंगल पीस फर्नीचर आप रखवा सकते हैं बड़े से रूम में। तो ये एम्फेसिस क्रिएट कर देता है। जैसे आपका कोई रूम खाली है, आप वहां पर सिंगल आप अपना बीन बैग रखकर वहां पर छोटा सा एक अरेंजमेंट एक कॉर्नर में करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को एम्फेसिस कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रखकर किया जा सकता है, कॉन्ट्रास्ट कलर के थ्रू किया जा सकता है, डेकोरेशन की जा सकती है, और या फिर आप प्लेन जो सरफेस होता है वहां पर कुछ सामान रख के कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई सोफा सेट है और वो बहुत ही ऐसे खाली सा लग रहा है, मोनोटनी सी लग रही है उसको देखने में, ये आपका सोफा सेट है, तो अब आप इसमें एम्फेसिस कैसे क्रिएट करेंगे, आप इसमें क्वेश्चंस को रख देंगे। ये क्वेश्चंस रखने से क्या होगा, आपके सोफा सेट में एम्फेसिस जाएगा, वो देखने में अच्छा लगेगा। मतलब आपका जो सोफा सेट है उसमें कहीं ना कहीं एक ध्यान आकर्षण की क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है इस प्रकार से। या फिर जैसे कि कोई भी चीज को डेकोरेट करके, जो आपका एंट्री डोर है, आपके घर का एंट्री डोर है, तो आप उस पर कोई भी डिजाइन बनाकर, या फिर जो आपकी बेल होती हैं, जो आपकी लताएं होती हैं, उनके द्वारा उनसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। आप गमला रख दीजिए। तो इस तरीके से आप एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं, जो चीज आपका ध्यान को आकर्षित करे। जैसे कि आप 7 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स को या फिर डिजाइन को आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू, कि आप इस इमेज में सारे ही प्रिंसिपल्स को आप चेक कर सकते हैं। ये जो गर्ल है, ये जो लेडी है, इसको आप देखेंगे कि आप अगर आप इस इमेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसमें एक साइड पर ये लड़की है और एक साइड में सिर्फ इसका स्कार्फ और ये माउंटेन है ना। अगर इसी लड़की को यहाँ पर खड़ा किया जाता और तब इस इमेज को दिखाया जाता, तो ये हमारी बैलेंस को शो नहीं करती। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस को शो किया गया। यहाँ माउंटेन है, आपका स्कार्फ ने स्पेस लिया है, और यहाँ इस लड़की को खड़ा किया गया, तो यहाँ तो आपने बैलेंस देखा। फिर उसके बाद में कंट्रास्ट क्या है कि इसके जो हेयर कलर है, इसको और आपने जो आसमान का कलर रखा है, मतलब इस चीज में कंट्रास्ट को इन्होंने शो किया है। फिर उसके बाद रिदम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो आपकी लीव्स हैं उनको दिखाया गया है। रिदम देखिए लीव्स के थ्रू, और साथ में ही जिस तरीके से आपका आपका स्कार्फ जा रहा है, उसी तरीके उसी मूवमेंट में आपकी जो पत्ती है वो भी जा रही है।
तो इससे रिदम को शो किया गया है। पैटर्न आपका आपके स्कार्फ पर एक पैटर्न को क्रिएट किया गया है। ठीक, उसके बाद एम्फेसिस करने के लिए इन्होंने, अगर आप इमेज को देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ गया, लड़की पर, क्योंकि जो इनका इसके जो शोल्डर्स हैं उसको और उसकी बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि वहां पर एम्फेसिस क्रिएट हो रहा है। आप सबसे पहले उसी पर आपका ध्यान जा रहा है। आप पत्तियों में मूवमेंट देखिए कितनी अच्छी गति से ये नीचे फॉल डाउन हो रही हैं, तो इसलिए इनमें मूवमेंट को भी शो किया गया है। और ये सारी ही चीजें एक यूनिटी दिखा रही हैं, एक इमेज को कंप्लीट कर रही हैं। इस तरीके से इसमें 7 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट को या फिर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस को फॉलो किया गया है। नेक्स्ट चलिए हम बात कर लेते हैं कलाओं के मौलिक तत्व के बारे में, जो कि हमारे घर की आंतरिक या बाह्य सज्जा होती है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। ये बेसिकली 7 होते हैं। इन 7 एलिमेंट्स के थ्रू हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा लाइन और शेप, फॉर्म्स, कलर, वैल्यूज, टेक्सचर और स्पेस। इन चीजों को फॉलो किया जाता है। तो लाइन यानी कि रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश, स्थान और रंग, इन 7 जो एलिमेंट्स होते हैं इनको यूज किया जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइंस के बारे में। लाइंस जो हैं वो हमारे किसी भी मतलब किसी भी चीज को डेकोरेट करने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लाइंस को यूज करते हैं। ये जो लाइन होती हैं वो हमारे जो एलिमेंट होता है आर्ट में उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बेसिक एलिमेंट होता है आर्ट में, क्योंकि एक रूप प्रदान करती हैं। छोटी छोटी बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा को बनाते हैं। अगर वो छोटी छोटी बिंदुएं नहीं होंगी तो रेखा कैसे बनेगी। तो और अगर रेखा नहीं होगी तो हम किसी भी चीज में, जैसे कि आपकी दीवार है, आपकी दीवार जो है वो कहीं तो एंड हो रही है और एंड हो रही है, तो वहां पर क्या है, वो एक रेखा है जिसके थ्रू आप एक दीवार को दूसरी दीवार से दूर कर पा रहे हैं और आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से लाइन जो है वो हमारे होम डेकोरेशन में हेल्प करती हैं। ये जो है इनकी, ये डिपेंड करता है कि इनकी लेंथ क्या है, इनकी थिकनेस कितनी है, इन चीजों पर, इसकी इन क्वालिटीज पर हमारी लाइन की, हमारे जितनी भी हमारे घर की जो डेकोरेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमें लाइन की लेंथ कितनी रखनी है, उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, जो कि हमारे इमोशंस को, हमारे उत्साह को, हमारी स्ट्रेंथ को क्रिएट करने के लिए, शो करने के लिए इनका हेल्प ली जाती है। अगर आप कहीं किसी भी जगह पर बहुत मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी लाइंस देखेंगे तो आपको वहां पर देखकर बहुत ही भारीपन देखने को मिलेगा, वहां से स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, वहां से आपको देखकर। और अगर आप वहां पर कहीं पतली पतली लाइंस देखते हैं, पतली पतली डिजाइन देखते हैं, तो आपको बहुत सॉफ्टनेस फील होगी, आपको देखने में बहुत लाइट फील होगा। तो इस तरीके से जो लाइन है वो हमारी मूड को चेंज कर सकती हैं। हमारे जितनी भी मतलब ब्यूटिफिकेशन की चीजें हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। जो लाइन है वो हमारी संवेगात्मक उपयोगिता को भी प्रभावित करती हैं। कुछ लाइन गति प्रदान करती हैं, कुछ ठहराव प्रदान करती हैं, और जो कर्व्स होते हैं, जो हमारे कर्व्स होते हैं, ये हमें जॉयफुल फीलिंग देते हैं, जिससे हमें उत्साह देखने को मिलता है। जो स्ट्रेट लाइन होती हैं वो विड्थ को शो करती हैं, मतलब ये, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हाइट को, लेंथ को, इनको शो करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं हमारी, वो हमें ठंडापन फील कराती हैं, मतलब शांति देती हैं। जैसे कि टेबल, बेंचेस, सोफा, ये सारी चीजें जो हैं, इनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो एक ठंडेपन और शांति की फीलिंग देती है, क्योंकि यहाँ से आके चीजें एंड हो गई और एक नया सरफेस स्टार्ट होता है। जो हमारी डायगोनल लाइंस होती हैं, ये डायगोनल लाइंस जो हैं वो लेंथ को शॉर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं और मूवमेंट को फील कराती हैं। डायगोनल लाइन जो है वो सुंदर, अपने आप में बहुत सुंदर देखने में लगती हैं और सुंदरता को और डेवलप करने के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। इनके द्वारा हमको निरंतर गति का मतलब एहसास होता है। जैसे कि पर्दा है, फर्नीचर है, पेंटिंग है, इनके थ्रू हम डायगोनल लाइन को इनमें यूज कर सकते हैं। हमारी जिगजैग जो लाइन होती हैं, जिगजैग लाइन जो होती हैं, ये एक सीरीज को, एक कनेक्शन को शो करती हैं, जिनसे हम मूवमेंट को और ब्यूटी को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी वेवी या फिर कर्व, जो हमारी कर्व लाइंस जो होती हैं, ये भी निरंतरता को दिखाती हैं।
ये प्लेफुल लगती हैं, एनर्जी शो करती हैं और ये काफी रिच इफेक्ट्स देती हैं। जो हमारी लाइंस होती हैं वो हमारी जो कोई भी शेप है उसको बनाने के लिए, किसी पैटर्न को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और ये हमें एक इल्यूजन क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। जैसे छोटे कमरे को लंबा दिखाई देना है या फिर बड़े कमरे को छोटा हमें क्रिएट करना है तो ये लाइन हमें हेल्प करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है शेप्स या फिर फॉर्म्स। ये जो है ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई इन चीजों से मिलकर बनी हुई होती हैं। डिफरेंट टाइप की शेप्स हो सकती हैं। जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं इसमें चार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जो हमने लाइन पढ़ी थी उन्हीं को हम जब क्लब कर देते हैं, मिला देते हैं तो हम शेप्स को क्रिएट कर लेते हैं। शेप्स जो है वो हमारी डिफरेंट टाइप, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ओवल है, इनमें हो सकती हैं। कुछ हमारी जो है नेचुरल शेप्स होती हैं जो कि हमारे नेचर से कनेक्टेड होती हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स होती हैं जो कि वास्तविक रूप में होती नहीं है लेकिन हम उनको मिलाकर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। और ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, ये वाली शेप्स वो हम अपनी चीजों में ज्यादा यूज करते हैं जिससे कि हम अपने रूम को डेकोरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्सचर। टेक्सचर जो है वो हमारे किसी भी चीज को देखकर और छूकर जो चीज हमें फील हो जाती है वो हमें उसे हम टेक्सचर कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है ये देखने के लिए टेक्सचर जो है हमें उसका फील करना होता है। जैसे कि अगर आप केवल सीमेंट वाली दीवार को टच करेंगे तो बहुत उबड़ खाबड़ सी और रफ फील होगी। जैसे ही उस पर पुट्टी हो जाती है तो वो उसमें स्मूथनेस आ जाती है और जैसे ही उस पर पेंट हो जाता है तो स्मूथनेस और लस्टर सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमारे जो टेक्सचर है वो हमें सरफेस की क्वालिटी को शो करता है और हमें हमें एक फील देता है कि ये चीज रफ होगी या फिर सॉफ्ट होगी। ये चीज हम या तो टच करके या फिर सिर्फ विजुअली पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्सचर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो टेक्टाइल और दूसरा है विजुअल। टेक्टाइल जिसे हम छूकर पता करते हैं कि ये रफ है या फिर स्मूथ है, और विजुअल जिसे हम सिर्फ देखकर ही पता लगा सकते हैं कि किस तरीके का टेक्सचर होगा। जो टेक्सचर है वो किसी भी इंटीरियर में, टेक्सटाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि टेक्सचर जो है वो कई तरीके के होते हैं। जैसे कि डल टेक्सचर होता है, डस्टी होता है, ग्लासी होता है, हेरी है, हार्श है, लेसी है, और आपका रफ है, सैंडी है, शाइनी है। डेलिकेट टेक्सचर होते हैं कई चीजों के, आपको देखते ही फील होता है हाँ ये चीज कहीं टूट ना जाए जल्दी से। कुछ लेदर्ड होते हैं जिनको देखकर हमें लेदर वाली फीलिंग आती है, और कुछ मार्बल के होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके टेक्सचर यूज किए जाते हैं होम डेकोरेशन में। फिर उसके बाद हमारा आता है लाइट यानी कि जो हमारे लाइट होती है वो हमारे इंटीरियर में बहुत हेल्पफुल होती है कि आपकी लाइट किस तरीके की है, कि नेचुरल लाइट आप अपने घर के डेकोरेशन में यूज कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि सनलाइट, अगर जैसे आप इस रूम में देखें तो इसमें कहीं भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इन्होंने नेचुरल लाइट को गेन करने के लिए काफी सारा स्पेस अपने रूम में दे रखा है, यहाँ भी और ऊपर की साइड पर भी। तो हमें कैसे अपनी सन से हम नेचुरल लाइट को प्राप्त कर सकते हैं उस फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है। जो लाइट है वो भी हमारे रूम को स्पेशियस बनाती है, हमें हमारी चीजों को और ज्यादा अट्रैक्टिव शो करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आपको आर्टिफिशियल जो लाइट है उसको यूज किया गया है, उसको इस्तेमाल किया गया है किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए। वहीं जो नेचुरल लाइट है वो भी आपकी हार्मनी डेवलप करने में हेल्प करती है, जहां पर आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि हमारे जो नेचुरल सोर्स है उसके थ्रू आप अपने घर में नेचुरल लाइट को डेवलप कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। इमोशनल इफेक्ट्स इससे दिखाई देते हैं। आप अगर इस वाली इमेज को देखेंगे तो आपको बहुत फ्रेश फील हो रहा होगा, आपको बहुत ही सूदिंग फील हो रहा होगा। वहीं अगर जब आप इस वाली इमेज को देख रहे हैं तो यहाँ से आपको लग्जूरियस फील हो रहा है, आप इसमें देखकर थोड़ा से सोफिस्टिकेटेड फील करेंगे। तो इस तरीके से जो आपकी लाइट्स हैं वो भी आपके रूम में आपके जॉयफुलनेस को, आपके बिहेवियर को, आपकी चीजों को
शो करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस शो करना है तो आप आर्टिफिशियल लाइट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आपको शांति और मतलब एक नेचुरल जो फील करना है, एकदम शांति वाली फीलिंग लेनी है, तब आप नेचुरल लाइट्स को यूज़ करते हैं। जो लाइट्स होती हैं वो हमारे ब्यूटिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं। ये एंट्रेंस डोर पर, छत पर, स्लाइड वॉल्स पर, कहीं भी मतलब घर में अलग अलग जगह पर किसी भी चीज को एम्फेसिस करने के लिए यूज की जाती हैं। ये जो हमारे ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, इसमें ज्यादा तेज लाइट का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर डिम लाइट्स को यूज किया जाता है क्योंकि बेडरूम में ये आपको सिर्फ सोने के लिए जाना है और सोते वक्त आपको कम से कम लाइट्स की जरूरत होती है। अगर आप सजावट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लाइटिंग करवाते हैं तो वहां पर हाईलाइटिंग के लिए भी और किसी चीज में एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए भी लाइट्स को यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेस। स्पेस यानी कि कोई भी स्थान। इंटीरियर में स्पेस का अर्थ है किसी भी रूम में उस स्थान का आभास कराना, मतलब आभास कि ये रूम स्पेशियस है या फिर बहुत ही मतलब घिरा घिरा सा महसूस हो रहा है। क्योंकि यदि हमें स्थान कम फील होता है तो उसमें हमें परेशानी सी फील होने लगती है। अगर आपका रूम छोटा है और आपको फील कराना है कि वो स्पेशियस है तो उसके लिए इंटीरियर का यूज किया जाता है। आवश्यकता पड़ने यदि आवश्यकता से अधिक स्पेस होता है हमारे पास तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। भली प्रकार से स्थान का आभास कराने के लिए हमें जो स्पेस वाला जो एलिमेंट होता है उसको यूज करना पड़ता है। इसकी हेल्प से किसी भी बड़े रूम को हम छोटा कर सकते हैं और छोटे रूम को बड़ा फील क्रिएट करवा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न हल्के और गहरे रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। रूम में जो फीलिंग्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने स्पेस के थ्रू। और जैसे कि बड़े रूम में हैवी फर्नीचर को यूज करके हम रूम को छोटा क्रिएट करवा सकते हैं, वही छोटे रूम में लाइट फर्नीचर का हम यूज कर सकते हैं। हम मिरर्स के द्वारा भी स्पेशियसनेस क्रिएट कर सकते हैं और गतिशील पेंटिंग या सीनरी वगैरह को हम लगाकर भी उनके द्वारा भी स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी लाइट के द्वारा भी ये संभव हो सकता है कि जैसे कि हम लाइट से अपनी छत को हाईलाइट कर दें जिससे कि रूम देखने में बड़ा लगेगा, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, छत की तरफ जाएगा और हमारा रूम हमें देखने को बड़ा मिलेगा, बड़ा देखने में लगेगा। जो लो हाइट वाले फर्नीचर होते हैं जो फ्लोर वाले को टच करते हैं वो हमें हैवीनेस देते हैं। तो इनके थ्रू हम अपने रूम में स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देखेंगे तो इसमें इमेज सेम है। अगर आपने देखा कि अगर बैकग्राउंड में व्हाइट कलर किया गया तो ये नेगेटिव स्पेस को शो कर रहा है, मतलब स्पेस आपका कम हो गया है। वहीं पर फेसेस यहाँ पर भी है, सेम फेसेस हैं, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को जो है वो दिया गया है जिससे आपको पॉजिटिव स्पेस देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपको स्पेस ज्यादा लग रहा है इस इमेज में और इस इमेज में स्पेस कम लग रहा है। इन द सेम वे जिस तरीके से सिर्फ कलर्स के थ्रू हम स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस ज्यादा है या कम है, उसी तरीके से हम अपने कमरे में उसको सजाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड को यूज करके भी स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कलर्स। कलर्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर मैं कहूँ मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जो कलर होते हैं वो आर्ट्स का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ये हमारे संवेगात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं और ये हमारे सोर्स ऑफ प्लेजर का वर्क करते हैं, क्योंकि ये हमारी खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए का भी एक माध्यम होते हैं। जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है उसमें एनर्जी को शो करने के लिए जो कलर्स हैं उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कलर्स में 3 क्वालिटीज होती हैं बेसिकली, एक ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। यानी कि ह्यू मतलब आपका जो कलर होता है और वैल्यू और इंटेंसिटी को हम क्रोमा भी कहते हैं। तो इन 3 चीजों की 3 क्वालिटीज पर बेस्ड हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करते हैं। ह्यू होता है किसी भी कलर का नाम, जैसे कि लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ये जो है वो किसी भी कलर का सिनोनियम कह सकते हैं हम ह्यू को। वैल्यू जो होती है वो अमाउंट ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर होती है, मतलब कि अगर आप पिंक कलर की बात कर रहे हैं तो वो वैल्यू है, उसकी लाइटनेस, रेड कलर की लाइटनेस क्या है, पिंक कलर है। अगर आप मरून कलर की बात कर रहे हैं तो वो रेड कलर की डार्कनेस है। तो ये वैल्यूज होती हैं जो कि हमारे कलर्स में
जो टिंट और शेड्स होते हैं उनको भी हम वैल्यूज के ही फॉर्म में मतलब काउंट करते हैं। ये लाइटनेस और जो डार्कनेस होती है, लाइटनेस जो है वो हम व्हाइट कलर को ऐड करके मिला लेते हैं और जो डार्कनेस होती है उसको हम ब्लैक कलर ऐड करके इसमें क्रिएट कर देते हैं। क्रोमा जो होती है ये आपकी ब्राइटनेस और डलनेस को शो करती है। जैसे कि अगर आपका कोई भी कलर कितना ब्राइट है, कितना चमकीला है और कितना डल है, यानी कि कितना वो मतलब शेडेड है, ऑफ शेडेड है, वो आपकी क्रोमा में डिपेंड करता है। तो ये तीनों ही टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यू, HUE ह्यू, दूसरा है वैल्यू, VALUE वैल्यू, और तीसरा है हमारा क्रोमा, CHROMA। तो आपको ये तीनों ही टर्म याद रखते हैं। ये हमारे कलर्स की क्वालिटी होती है जो कि हमारे किसी भी कलर सिलेक्शन में, किसी भी होम डेकोरेशन में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप टेक्सटाइल पढ़ेंगे तो भी वहां पर आपको ये वाले जो कलर्स का क्लासिफिकेशन है, ये क्वालिटीज है, ये पढ़ने को मिलेंगी। किसी भी कलर को जब हम डार्क बनाया जाता है तो इसके शेड्स को लाइट मतलब उसको कलर को बनाया जाता है तो उसमें लाइट और उसको डार्क करने के लिए टिंट और शेड्स का यूज किया जाता है। कलर्स का बहुत सारे कलर का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे व्हाइट कलर जो है वो प्योरिटी और पीस का सिंबल देता है हमको। ब्लैक कलर जो है वो शोक का, मोनोटनी का, हमें शोक का जो सिंबल देता है। रेड कलर लव के लिए, ब्लू कलर होप के लिए। इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। कलर्स के थ्रू हम अपने रूम के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन है, जॉयफुल है, चार्मिंग है, बोरिंग है, ये सारी चीजें हम कलर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। कलर जो है वो किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए भी यूज की जा सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स को और एलिमेंट्स को हम यूज करके एक एस्थेटिक ऑफ ब्यूटी को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी कमरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारे किसी भी बिंदु को ध्यान में मतलब किसी भी वस्तु को हम ध्यान में रखकर जब कोई भी ब्यूटिफिकेशन करते हैं, किसी भी चीज को सजाते हैं, तो उसमें 3 एलिमेंट्स को ध्यान रखते हैं, ब्यूटी और एक्सप्रेसिवनेस और फंक्शनलिज्म। इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। यानी कि जब आंतरिक गृह सज्जा कर रहे हैं आप घर की, तो आप उसमें 3 चीजों को ध्यान रखेंगे, ब्यूटी को, एक्सप्रेसिवनेस को और फंक्शनलिज्म को। ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ब्यूटी है, अब ब्यूटी को हमें क्रिएट करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को यूटिलाइज करते हैं। और एक्सप्रेसिवनेस के लिए ये हमारे जो हम लोगों ने अपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और अपने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स होते हैं उनको कॉन्शियसली यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने रूम में अपने आइडियाज को शो करते हैं। और जो भी आपने अपने आइडियाज को वहां पर अप्लाई किया है, उनकी फिर फंक्शनलिज्म को चेक किया जाता है कि ये जो हमारा आइडिया है वो हमारा जो थॉट था उसको कितना मतलब कितना ज्यादा अप्लाइड है या नहीं, ये कितना कंफर्ट दे रहा है, प्लेजर दे रहा है, इसमें कहीं बहुत ज्यादा केयर्स की जरूरत तो नहीं है, कहीं आपने बहुत ज्यादा डेलिकेट चीजें तो यूज नहीं कर दी हैं अपने मतलब जो व्यक्ति जो उस घर को मेंटेन करने वाला है, क्या वो उसको अच्छे से इस तरीके से मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें फंक्शनलिज्म में आती हैं। तो सजावटी नमूने की जो संरचनात्मक नमूनों के ऊपर जो भाग होता है उसे सुंदर बनाया जाता है। मतलब सजावटी नमूना यानी कि आप कुछ डेकोरेट कर रहे हैं तो उसको सुंदर बनाने के लिए होता है। और रचनात्मक जो होता है आपका, वो आधार होता है, यानी कि जैसे कि आपकी जो दीवार है वो रचनात्मक नमूना है, उसके ऊपर आप जो भी डेकोरेशन कर रहे हैं वो आपका सजावटी नमूना होता है। जो सजावटी नमूना होता है उसके लिए हम फूलदान वगैरह कई चीजों का प्रयोग कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए अपने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन और आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजाइन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे और भी इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।